Bismillahirrahmanirrahim. Class 11th, and the unit name is Classification of Elements and Periodicity of Properties. One of the important chapter in your chemistry book. It's lecture 1, earlier classification. इसमें आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का हिस्ट्री। अर्लियर जो पहले उन्होंने जो साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफिकेशन दिए थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो यहाँ पे दिया गया है, मतलब क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी हुई, वाई देयर इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो 18th सेंचुरी में लगभग 31 एलिमेंट्स नून थे। उसके बाद तेज़ी से एलिमेंट्स का डिस्कवर होने लगा एंड नाउ वी हैव 115 एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स के बारे में, उनका प्रॉपर्टीज़ के बारे में, बोथ फिज़िकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, एक एक इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ। तो ताकि हर एलिमेंट्स के बारे में हमें उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल सके, दैट इज़ वाई साइंटिस्ट लोगों ने एक सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया जैसे जैसे वो डिस्कवर होते गए। ठीक है, अब सबसे पहले जो क्लासीफाई किया तो वो था लेवजियर्स क्लासिफिकेशन। इसने क्लासिफाई किया लेवजियर्स ने। लेवजियर्स क्लासिफिकेशन में उसने कैसे किया, जो एलिमेंट्स उसके टाइम पे नून थे उसने उन एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। कुछ एलिमेंट्स को उसने मेटल्स के हिसाब से रखा गया और ग्रुपिंग की मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, जो फिर उसी के हिसाब से उसने डिफ्रेंशिएट किया। जो मेटल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल्स आर जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, मेटल्स आर जनरली सॉलिड में होता है, नॉन मेटल्स आर सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में। इस तरीके से उसने क्लासीफाई किया। लेकिन इसका जो ये क्लासीफाई है वो फेल हो गया जब मेटलॉइड्स डिस्कवरी में आया। जब मेटलॉइड्स का डिस्कवरी हुआ तब इसका जो ये क्लासिफिकेशन वो फेल हो गया। मैं थोड़ा सा पॉइंट्स लिख लेती हूँ कि ही डिवाइडेड द नोन एलिमेंट्स into two groups, metals and non-metals. His classification was rejected after the discovery of metalloids. ठीक है, इसके बाद और एक साइंटिस्ट आया, जर्मन साइंटिस्ट। उसके बाद अब साइंटिस्ट लोगों मतलब कंपीट हो गया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में। अब यहीं से स्टार्ट हो गया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है डोबिरिनियर ट्राइट्स। ही वॉज ए जर्मन साइंटिस्ट। डोबिरिनियर ट्राइट्स में उसने क्या किया, डोबिरिनियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के हिसाब से। और उसने क्या किया, उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उसने ग्रुपिंग की। एक ग्रुप में उसने 3-3 एलिमेंट्स को रखा। कितने? 3-3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जिसको उसने नाम दिया
ट्राइट। फिर यहाँ पे ये ट्राइट पुचीन सुन्नी ज़बाना का तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। उसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिसको उसने दिया ट्राइट, और उस ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा गया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स के हिसाब से। और एक चीज़ उसने क्या कहा कि जब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए ट्राइड जिसमें हमें है 3 एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी, इट इज़ ए ट्राइड ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट जिसको रखा गया ए को सबसे ऊपर बिकॉज इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जिसका सबसे कम है उसको ऊपर रखा, फिर उससे बड़े, फिर उससे सबसे बड़े को सबसे बॉटम पे रखा गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से उसने ग्रुप बनाया एग्जाम्पल। फिर उसने एक लॉ दिया, उस लॉ में उसने क्या बोला कि जो बीच वाले जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बराबर होगा फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का। जब हम एवरेज निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालेंगे तो जो रिजल्टेंट हमें आएगा, जो प्रोडक्ट हमें आएगा, उसका अप्रॉक्सीमेटली, ज़रूरी नहीं कि मतलब पूरा बराबर हो, अप्रॉक्सीमेटली 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, उसके जो प्रोडक्ट है पहला और ना तीसरे, अगर हम उनका एटॉमिक मास इसका जब हम एवरेज निकालेंगे जो रिजल्टेंट है वो इस बीच वाले के एटॉमिक मास के लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। ज़रा उसने इस तरीके से थ्योरी दिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसके टाइम पे जो एलिमेंट्स नून थे उसने रखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ग्रुप में, ठीक है। एज वी नो दैट लिथियम हैज़ द एटॉमिक वेट ऑफ 7, सोडियम हैज़ 23 एंड दैट ऑफ पोटेशियम हैज़ 39। अब उसके लॉ के हिसाब से अगर हम निकालेंगे फर्स्ट वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड वाले एटॉमिक मास का जब हम एवरेज निकालेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट इस बीच के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसका निकालेंगे 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 46 डिवाइड बाई 2 2 3 6 23। जो इनका रिजल्टेंट जो आया 23 और बीच का भी ये इस तरीके से उसने थ्योरी दिया। अनदर एन एग्जाम्पल वी हैव द क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Here the atomic weight of chlorine is 35.5, 80 and that of iodine is 127। इसका भी जब डोबेरिनियर के हिसाब से जब फर्स्ट और थर्ड का जब हम एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे 127 डिवाइड बाई 2 तो ये कितना आया 5 12 6 and 1 162.5 इतना। तो इसको जब हम करेंगे समथिंग 81.2, फिर ये देखो इसका जो रिजल्टेंट आया वो हमें है 81.2 और ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने पहले भी बोला रफली इक्वल होगा टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। इसी तरीके से उसने और दिया हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, जिसका कैल्शियम का है 40 एटॉमिक वेट, इसका 88 और इसका है 137। इस तरीके से उसने अलग अलग ट्राइड्स बनाए, ठीक है। इसे समझो सनी डोबेरिनियर का ट्राइड का क्या था, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और उस ट्रेड में उन एलिमेंट्स को रखा जिनका प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल हो रहा था, उनको एक ही ग्रुप में रखा और एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को रखे और उसको नाम दिया ट्रेड्स।
और उसने लॉ दिया। लॉ क्या दिया? उसने बोला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट का जब एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालेंगे तो वो रफली उसका जो रिजल्टेंट एटॉमिक मास एवरेज जो रिजल्टेंट हमें आएगा वो रफली इक्वल होगा टू द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ डे ब्रेनियर स्ट्राइट। ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया। फेल क्यों हुआ? क्योंकि उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नून थे वो उन सबों को वो क्लासिफाई नहीं कर पाया एज पर हिज लॉ के हिसाब से। जो लॉ उसने दिया था कि फर्स्ट और थर्ड का जब एवरेज उनके एटॉमिक मास इसका एवरेज जब निकालेंगे तो वो रिजल्टेंट जो है वो बीच वाले एटॉमिक मास का बराबर होगा। वो जो है मतलब जितने भी उसके टाइम पे एलिमेंट्स नून थे सबों पे अप्लाई नहीं हुआ। दैट्स वाई उसका लिमिटेशन यही ड्रॉबैक यही निकला। लिमिटेशन या ड्रॉबैक वो क्या था कि ही कुड नॉट क्लासिफाई all the known elements। ठीक, अब इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बाद फिर से काम किए एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसने क्या किया? इसने भी देखो यहाँ पे नाम से ही पता चल जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मीन्स 8। व्हाट ही डिड इसने उसने एक ऐसा लॉ दिया जिसको उसने रिजेंबल किया विथ म्यूजिक के साथ। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ म्यूजिकल नोट्स के हिसाब से। उसने म्यूजिक के साथ एलिमेंट्स को क्लासिफाई उसी को उसने रिलेट किया, उसी के हिसाब से उसने एक क्लासिफिकेशन दे दिया। उसने क्या किया? न्यूलैंड ने जितने भी एलिमेंट्स उसके टाइम पे नून थे उसने उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया और उसने बोला कि जिस एलिमेंट को मैं फर्स्ट मानूं और जो 8वें वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल होगा लाइक दैट इन केस ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। ठीक है, एज वी नो दैट म्यूजिकल जो नोट्स हैं बेसिक स र ग म प ध नी। फिर से देखो जैसे कि स र ग म प ध नी सा, फिर से रिपीट होता है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। फिर सेवंथ के बाद फिर से जो रिपीट होता है फिर से सा। इसी तरीके से जिस एलिमेंट्स को जो भी एलिमेंट उसके टाइम पे नून थे उसमें से जिस एलिमेंट को मैं फर्स्ट मानूं और जो 8वें वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उन दोनों का प्रॉपर्टीज जो है वो रिजेंबल होगा लाइक दैट इन केस ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिथियम सोडियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन आता है लेकिन उसके टाइम पे नोबल गैस जो है वो डिस्कवर नहीं था। फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोन। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम को फर्स्ट मानूं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट पे हमें क्या आता है? सोडियम।
उसने बोला जिस भी एलिमेंट को मैं फर्स्ट मानूं और जो 8वें वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन को फर्स्ट मानूं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जो ये प्रॉपर्टीज है वो आपस में रिजेंबल होगा। डेट्स वाई उसने अपने इस लॉ को कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट मीन्स 8। म्यूजिकल, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स में, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, म्यूजिकल नोट्स पे जैसे कि सा र ग म प द नी, फिर से सा 8वें वाले पे स र ग म प द नी, फिर पे 8 पे फिर से सा आ जाता है। वैसे ही उसके केस में जितने भी एलिमेंट्स उसके टाइम पे नून थे, उसने बोला, उसने एक लॉ दिया, जो एलिमेंट जिसको मैं फर्स्ट मानूं और जो 8वें वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट आएगा उन दोनों का प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल होगा। ये उसने एक इस तरीके से एक क्लासीफाई, उसने इस हिसाब से क्लासीफाई किया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स जितने भी नून थे उनको अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से, और every eighth element has properties similar to the first element। समझ आए हो सा? ठीक है, बट फिर से इसका एक लिमिटेशन निकला। लिमिटेशन क्या था, उसके टाइम पे नोबल गैस जो है वो डिस्कवर नहीं था। तो जब नोबल गैस, बाद में नोबल गैस जो है वो डिस्कवर हो गया, तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, नियोन आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, नियोन आएगा। तो अब उसके हिसाब से लिथियम को अगर फर्स्ट माने तो 8वें पे आ जाते हैं हमारे पास नियोन। तो इन दोनों का प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता है। बाद में ऐसा हुआ जब नोबल गैस डिस्कवर होने के बाद। और एक चीज, उसके टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नून थे, सबों पे उसका जो ये थ्योरी है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव वाला जो ये थ्योरी है वो अप्लाई नहीं हुआ। मतलब लाइटर एलिमेंट्स के लिए ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन जब हैवियर कैल्शियम के बाद, जब हमें पता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम, क्रोमियम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जब हैवियर जो एलिमेंट्स जब वो उन पे जब अप्लाई करने लगा, तो इस तरीके से पहला और 8वें वाला एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है वो आपस में रिजेंबल नहीं हो रहा था। सिर्फ उसका जो लॉ है वो एप्लीकेबल रहा अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम के बाद उसका जो ये थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, ये हो गया उसका लिमिटेशन। ये बुक्स में उसका टेबल वगैरह दिया हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।